हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हम अपनी फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स फाउंडेशन की अपनी दौर जो कैरी करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज हम यूनिट करेंगे। टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंसिडरेशन करने जा रहे हैं। गाइस गाइस आपको पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए आपको कंसिडरेशन चाहिए। यानी आप मान लीजिए ए और बी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ए ने अपनी कार बेची तो बी को उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? मनी देना पड़ेगा। यानी जब आप एक सामान के बदले में दूसरे सामान अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं कंसिडरेशन के लिए कोट होती है क्विड प्रो क्यो, यानी समथिंग इन रिटर्न। अगर आपने कुछ खरीदा है तो बदले में आपको कुछ देना भी पड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। यानी आप को पे करना पड़ेगा बदले में। जब प्रोमिसर आपको कुछ देगा तो उसके बदले में आपको भी उसको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी जब प्रोमिसर बोले कि मुझे पैसा चाहिए या कुछ भी चाहिए रिटर्न में, वो बोलेगा। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन क्या करेगा? जो प्रोमिसी है या प्रोमिसी अपने किसी जानकार को बोलेगा, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और एब्सटेन। सिंपल सा कहने का मतलब ये है आप दोस्तों कि क्या करेगा कि आपने अगर आप कोई सामान खरीदा है तो बदले में आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, ये कंसिडरेशन है। ओके, अब हम लाइन पढ़ते हैं। अब अगले अगले अपने पॉइंट्स पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला अपना पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी प्रोमिसर जब बोलेगा तभी आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर और द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। एनी एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। कोई तीसरी पार्टी अगर बोलेगी कंसिडरेशन करने के लिए कि पे करो मुझे, तो वो नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोमिसर को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। प्रोमिसर को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। मान लीजिए डी, एक एग्जांपल कर लेते हैं कि डी कंस्ट्रक्टेड अ मार्केट at the desire of collector of the district, यानी D constructed a market at the desire of the collector of the district। D ने क्या किया? जो कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट था उसने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि मार्केट को इस तरीके से बनाना है। ठीक है, उन्हीं में बहुत सारी दुकानें थी, उन्हीं में से एक दुकानदार था बी। बी, अ शॉपकीपर ऑफ द मार्केट, प्रॉमिस टू पे कमीशन टू डी ऑन द सेल अफेक्टेड बाय हिम। डी ने क्या किया? बी जो था एक शॉपकीपर, उसने कहा कि आप ना मेरी दुकान में ना इस तरीके से काम करवा देना, उसके बदले में मैं आपको जो भी मेरी सेल होगी उसमें से कुछ पार्ट आपको हर महीने यानी हर सेल पर आपको मैं कमीशन दिया करूंगा। लेटर ऑन, मान ली मार्केट बनकर तैयार हो गई, बाद में बी ने क्या कर दिया? मना कर दिया उस अमाउंट को पे करने के लिए। डी ने क्या कर दिया? केस कर दिया उसके अगेंस्ट रिकवरी ऑफ द अमाउंट। क्या रिकवर करेगा? नहीं, क्योंकि जब उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट था उसने इन्फॉर्म कर दिया था कि इस तरीके से मार्केट को बनाना है, कोई बंदा उसको लालच देगा और वो उस तरीके से उसके अकॉर्डिंगली बना देगा और बाद में वो पैसा ना दे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी प्रोमिसर कौन था यहाँ पर? जो कलेक्टर था, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसने बोला था कि इस तरीके से मार्केट बनानी है तो उसको उसी तरीके से मार्केट बनानी चाहिए थी। तो केस में क्या हुआ था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस था। द कोर्ट हेल्ड दैट डी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी बिकॉज डी हैज कंस्ट्रक्टेड द मार्केट एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर, यानी कलेक्टर ने जैसा बोला था उसको वैसे बनाना था, नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बी। ओके, उसके बाद मान लीजिए वीरू सेज बसंती धनो फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, यानी मान लीजिए वीरू ने क्या कर दिया? जो धनु थी उसकी बचा लिया उसको बसंती से पूछे बिना। तो वीरू कैन नॉट रिकवर दिस अमाउंट, क्योंकि उसने उससे पूछा नहीं था कि मैं आपके लिए काम करूं या ना करूं। अपनी मर्जी से किया उसने, अपनी स्वेच्छा से किया उसने, दूसरे से तो नहीं पूछा ना उसने। तो ये इसमें क्या होगा कि आपको उससे भी पूछना पड़ेगा एट द एक्ट ऑफ ना वॉलंटरली। अगला पॉइंट पढ़ते हैं अब हम, है ना। आइए अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कंसिडरेशन may move from the promisee or any other person। कंसिडरेशन may move from the promisee or any person, यानी कंसिडरेशन या तो प्रोमिसी खुद दे सकता है या प्रोमिसी किसी दूसरे बंदे को बोलेगा कि तू उसको आप कंसिडरेशन दे देना। तो प्रोमिसी भी दे सकता है या प्रोमिसी किसी को इंस्ट्रक्शन देगा, वो भी चलेगा। कंसिडरेशन may move from the promisee or any other person who is not the party of the contract, thus there may be a stranger to a consideration। okay, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जान पहचान है या नहीं है। बस अगर प्रोमिसी ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, भले उसकी जान पहचान है या नहीं है, उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो थर्ड पार्टी भी प्रोमिसर को पैसा दे सकती है। देयर शुड बी कंसिडरेशन हु इज फर्निशिंग, इट डज नॉट मैटर कि कौन दे रहा है। मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए ए बाय अ डीड ऑफ गिफ्ट ट्रांसफर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, यानी ए ने अपनी सिस्टर को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विद द डायरेक्शन ऑफ डॉटर, यानी अपनी बेटी को। डॉटर शुड पे द एन्युटी टू हर सिस्टर, यानी जो बड़ी बेटी थी वो छोटी बेटी को क्या करेगी? हर साल एक अमाउंट देगी। उसकी माँ ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया।
द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ हर सिस्टर एग्रीइंग टू पे द एन्युटी, यानी डॉटर ने लेटर भी एग्जीक्यूट कर दिया कि मैं हर महीने तुम्हें दूंगी, और वो देना स्टार्ट कर दिया उसने। लेटर ऑन सी रिफ्यूज टू पे, माने मदर की डेथ हो गई, बाद में उसने क्या कर दिया कि मना कर दिया कि मैं अपनी सिस्टर को, छोटी बहन को वो अमाउंट नहीं दूंगी, जबकि बदले में वो कहना चाहती थी कि मेरी जो छोटी सिस्टर मेरे लिए तो कुछ काम नहीं करी, मैं क्यों उसको फ्री फंड की अमाउंट दूं। ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो है माँ और बड़ी बेटी के बीच हो गया था, ठीक है ना। माँ ने बोला था कि छोटी बेटी को हर साल एक अमाउंट देगी, स्पेसिफिक अमाउंट, है ना, भले ही। Later on, she refused to pay the amount to her sister, taking a plea that no consideration is given to her in return from her sister. The court held that consideration need not necessarily from move from the promise, यानी जो promise ये छोटी बेटी है, भले ही वो उसके बदले में कुछ काम नहीं कर रही है, लेकिन उस बेटी के बदले में जो उसकी माँ थी, उसने इंस्ट्रक्शन दिया था कि यानी माँ और बड़ी बेटी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। माँ ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि छोटी बेटी को वो बड़ी बेटी जो बहन है वो पैसा देगी हर साल, तो उसको देना ही पड़ेगा उसको, ठीक है ना। Hence, she is bound to pay the promised amount to her sister. उसको देना ही पड़ेगा अपनी सिस्टर को। ये चिन्नैया वर्सेस रमैया का एक केस था। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों ही पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट की दोनों ही पार्टी अपना अपना काम कर दे खत्म, तो उसको एग्जीक्यूटेड कहते हैं। कोई एक पार्टी खत्म करे और दूसरी पार्टी ना कर पाए, तो उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आइए, if consideration under the contract has been given, it is said to be executed. If consideration under the contract is moved in future, it is called executive contract. यानी अगर अभी प्रेजेंट में दोनों पार्टियों ने अपना ऑब्लिगेशन खत्म कर दिया, अपना काम कर दिया, तो उसको हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर किसी एक पार्टी ने करा और दूसरी पार्टी फ्यूचर में करेगी, या दोनों ही पार्टी फ्यूचर में करेगी, तो उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। गुलाबो पेज 5,000 टू चमेली एंड चमेली प्रोमिसेस टू डिलीवर हिज फ्लावर इन द नेक्स्ट मंथ, यानी गुलाबो जो थी उसने 5,000 दे दिया फ्लावर के बदले में, बट की जो चमेली था उसने कहा था कि जो मैं फ्लावर का जो ऑर्डर है वो नेक्स्ट मंथ दूंगी, यानी गुलाबो ने तो पेमेंट करके अपना जो ऑब्लिगेशन था पूरा कर दिया, लेकिन जो चमेली थी उसने कहा था कि मैं फ्लावर्स का जो ऑर्डर है वो नेक्स्ट मंथ दूंगी। द कंसीडरेशन पेड बाय गुलाबो इज एग्जीक्यूटेड, यानी गुलाबो ने अपना काम खत्म कर दिया तो एग्जीक्यूटेड हो गया, बट चमेली जो था उसको अभी करना है तो उसको एग्जीक्यूटरी होगा। कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसीडरेशन, द वर्ड हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब अगर आपका पास्ट कंसीडरेशन भी हो सकता है, प्रेजेंट कंसीडरेशन भी हो सकता है। प्रेजेंट मतलब कैश सेल, आपने सामान लिया और बदले में पैसे दे दिया, तो हाथों हाथ कैसे कैश सेल हो गया। फ्यूचर का मतलब कि आपने क्या किया कि मान लीजिए कोई बुकिंग कर लिया आपने, आपने कोई मान लीजिए टिकट की बुकिंग कर लिया आपने, आपने क्या किया पेमेंट तो अभी कर दी, लेकिन आपको फ्लाइट में जाना अगले महीने या अगले से अगले महीने जाना है, तो वो फ्यूचर आपका कंसीडरेशन कहलाएगा। आपने पेमेंट तो अभी कर दी, सर्विसेज आप बाद में लोगे आप, तो वो फ्यूचर कंसीडरेशन होगा आपका। The performance of an act one is legally bound to perform is not consideration for the owner. Promises by a client to pay money to his lawyer over and above his fees if he wins the case is provided, ये void है। जो कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी गई थी वही माना जाएगा। आपने बोलो कि आप केस जीत जाओगे तो मैं और पैसा दूंगा, तो वो वैलिड नहीं है, बाद में रिकवर भी नहीं कर सकता वो वकील। प्रोमिस टू पे मनी टू अ विटनेस, आप विटनेस को पेमेंट करें ये भी अलाउड नहीं है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी लोगों के हित से बाहर नहीं होनी चाहिए पॉलिसी। और लोगों के लिए कि अगर कुछ कोई पॉलिसी बुरी है लोगों के लिए तो वो भी नहीं होनी चाहिए। और अनलॉफुल यानी कानून की नजरों में है वो भी लॉफुल होनी चाहिए। क्या देखा था हम देख लेते हैं। कंसिडरेशन का मतलब आप क्विड प्रो क्यो, यानी समथिंग इन रिटर्न, आपने कोई सामान खरीदा, बदले में आपको उसके बदले में कुछ चीज देनी पड़ेगी, या वो मनी दे रहे हैं या आप बदले में कोई और सामान दे रहे हैं, मोस्टली मनी ही होता है। कंसिडरेशन जो है ना कि कंसिडरेशन की जो डिमांड है वो प्रोमिसर के द्वारा मांगी जानी चाहिए। और कंसिडरेशन जो है प्रोमिसी भी दे सकता है, और प्रोमिसी अगर किसी को इंस्ट्रक्शन दे तो वो भी दे सकता है। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। और मान लीजिए कंसिडरेशन जो है अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। और किसी विटनेस को अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो कि वो केस में अदला बदली कर दे, तो ये भी अलाउड नहीं है। और आप क्लाइंट को पे कर रहे हो अग्रीड अमाउंट से ज्यादा, मैं आपको अग्रीड अमाउंट से ज्यादा पे करूंगा, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो सो गाइस, दिस इज द लेक्चर ऑफ टुडेज लेक्चर, दिस इज दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर next lecture hour, we will continue our lecture, okay? So bye guys.